अभिकर्ता साथियों नमस्कार। मैं सुधीर अग्रवाल विकास अधिकारी हूँ। 30 वर्ष से मैं जीवन बीमा निगम से जुड़ा हूँ। 30 वर्षों से विकास अधिकारी हूँ। मैं आज आपके समक्ष ये एक अभिकर्ता बीमा विक्रय में कैसे सफल हो उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आप लोग इसमें सर्वप्रथम अपन बोलेंगे प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें। देखिए, जब एक पक्षी, एक जानवर अपने भोजन के लिए प्रॉस्पेक्टिंग कर सकता है तो हम अपनी आय के लिए तो प्रॉस्पेक्टिंग कर ही सकते हैं। सर्वप्रथम अपने पॉलिसी धारक को इस प्रॉस्पेक्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम अपने पॉलिसी धारक के समय समय पर होने वाले चेंजेस पर ध्यान रखना चाहिए। चेंजेस क्या होंगे, जैसे आय बढ़ना, प्रमोशन होना, बच्चे का बर्थ होना, बच्चे की सर्विस लगना। ये भी देखें कि क्या उससे पॉलिसी को, क्या अपने को ये भी देखना है कि क्या उसके 2 साल की पॉलिसी के अंतराल में 2 साल की पॉलिसी के 2 साल हो गए हैं क्या उसको पॉलिसी लिए। ऐसा तो नहीं कि एक बार अपन पॉलिसी दे के उसको भूल जाए, तो साल 2 साल में अपने को उसको रिव्यू करते रहना चाहिए कि उसकी इनकम बढ़ जाती है, कुछ नए चेंजेस आते हैं, तो उसको अपने हर 2 साल भर में एक नई पॉलिसी के लिए अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा अपने को ये करना चाहिए, जब भी अपने पॉलिसी धारक का यदि पॉलिसी हो जाती है तो उस पॉलिसी धारक से अपने को रेफरेंस लेते रहना चाहिए। रेफरेंसल ही एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिससे एंडलेस चेन बनती है और आप लाइफ टाइम, आपको कस्टमर की कोई कमी नहीं हो सकती। और उससे बोलिए सर आप मुझे रेफरेंस दे, जैसे ही वो रेफरेंस दे तो जब उससे बीमा हो जाए या आप उस पार्टी से मुलाकात कर लें तो उसे थैंक्स ज़रूर बोलें और बोले सर अगर आप फ़ोन कर सकते हैं, रेफरेंस लेते समय आप उसको अगर रिक्वेस्ट कीजिए सर अगर अपनी ये पार्टी को आप फ़ोन कर सकते हैं, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो सर आप थोड़ा सा फ़ोन करके बात कर लीजिए, मैं मिल लूँगा। और जब आप रेफरेंस लेते हैं तो एक अपने रजिस्टर में एक कॉपी में आप उसका नाम नोट कर लें और रेफरेंस बाय नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे जब रेफरेंस हो जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि ये रेफरेंस किसने दिया। इसलिए आप रेफरेंस लें और रेफरेंस बाय लिख लें तो आपको याद रहेगा। अगर आप कुछ लंबे समय बाद उससे मुलाकात करते हैं तो आपको आइडिया रहेगा। और जब आप पार्टी में बैठें तो जिस व्यक्ति से आपने रेफरेंस लिया उससे आप बात कर लें कि सर थोड़ा सा मेरे बारे में बता दीजिए कि आप कितने समय से जुड़े हैं, मेरी सर्विसिंग कैसी है, मेरे बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। यह है कि अपनी पार्टियों के एक इंश्योरेंस करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टियों की एसबीओ क्लेम व मैच्योरिटी पर नज़र रखें। जब भी एसबी क्लेम ड्यू होने वाला उसके 1-2 महीने से पहले से उसे नई पॉलिसी के लिए प्रेरित करने लगे। पार्टी कहेगी पैसा कहाँ है तो बोले सर हम आपसे पैसा मांग ही नहीं रहे, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे। और जब एसबी क्लेम मैच्योरिटी आए तो उसके क्लेम से उसको एडजस्ट करके बाकी पैसा उसको वापस कर दें। क्या होता है, 5-7 सालों में पार्टी की आर्थिक स्थिति डेवलप हो जाती है, तो जैसे जैसे पार्टी की आर्थिक स्थिति डेवलप हो जाती है तो वो 5 साल बाद वो फिर नई पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो एसबी क्लेम और मैच्योरिटी बहुत ईजी साधन होता है। साथियों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बीमे में सफल होने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, जीएसटी से हमारा देश आज इतना सफल हुआ, इतना टैक्स कलेक्शन हुआ। एलआईसी में सफल होने का सिर्फ एकमात्र तरीका है सीएसटी कॉन्टैक्ट सर्विस ट्रेनिंग। अगर अपन सीएसटी रखेंगे कॉन्टैक्ट तो अपन सफल हो जाएंगे। तो अपने जीवन बीमा के अभिकर्ता को अपने लाइफ में सीएसटी लाना पड़ेगा। बस एक फार्मूला याद रखिए, सी मीन्स कॉन्टैक्ट, एस मतलब सर्विस, टी फॉर ट्रेनिंग। कॉन्टैक्ट रिलेशन, जितना भी आप लोग अधिक से अधिक रिलेशन या संपर्क करेंगे उतना ही सफल होंगे। अब लोग बोलेंगे कि हम संपर्क कहाँ से लाएं, कैसे करें। संपर्क करने का सिर्फ एकमात्र सिंपल फार्मूला है कि आप एक सर्वे फॉर्म ले लें। सर्वे फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया जो ऑटोमेटिक ही आपको इंश्योरेंस जनरेट करता है। तो एक सर्वे फॉर्म ले लें। सर्वे फॉर्म लें, जब आप सर्वे फॉर्म करने जाएं तो बोले कि एलआईसी का एक सर्वे चल रहा है जिसमें हमें सर्वे करना है। और जब आप सर्वे करें तो उसे एक छोटा सा टोकन गिफ्ट जरूर दें, जो बिज़नेस प्रमोशन गिफ्ट जरूर दें। जैसे आप की रिंग दे सकते हैं, एटीएम कार्ड होल्डर हो सकते हैं। गिफ्ट जरूर ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो। 10 रुपये का गिफ्ट आप उसको 10 से 15 रुपये का गिफ्ट दे सकते हैं। इसके बाद उसकी जब आप मीटिंग करेंगे तो सारी पॉलिसी को आप एक रिकॉर्ड बना लें और उसको जब नेक्स्ट टाइम आप विजिट के लिए जाएं तो एक 30 से 50 रुपये या अच्छी पार्टी तो 100-150 रुपये की फाइल अपन दे सकते हैं। तो उसको दे के उसको गिफ्ट करके उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर दे। तो क्या होता है, पार्टियों का जो रिकॉर्ड बिखरा होता है उससे पार्टियां बहुत खुश होती है। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला और मेरे कुछ अभिकर्ता ये करते हैं और वो काफ़ी सफल हैं। और मैं आपको इस संदर्भ में एक चीज़ चर्चा करना चाहता हूँ। मैं भोपाल से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भोपाल में एक अभिकर्ता हुए दिलीप गुप्ता।
दिलीप गुप्ता कानपुर से आए थे, 8 से 10 साल पहले आए थे, और वो उनके लिए भोपाल एकदम नया शहर था। उन्होंने एक ट्रेनिंग अटेंड की और इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने जाना कि इस तरह की सर्वे फॉर्म करके अपन सर्वे कर सकते हैं। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे किया, शॉप टू शॉप इंडस्ट्री में सर्वे किया, सर्वे फॉर्म भरा, एक गिफ्ट दी, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया, रिकॉर्ड मेंटेन के बाद फाइल गिफ्ट दी। आज स्थिति ये है कि वो 5 करोड़ रुपये, 4 से 5 करोड़ रुपये साल का उनका कमीशन है। इसके लिए आपको क्या करना है, सफल होने के लिए सिर्फ फाइल गिफ्ट दी। आज स्थिति ये है कि वो 5 करोड़ रुपये, 4 से 5 करोड़ रुपये साल का उनका कमीशन है। इसके लिए आपको क्या करना है, सफल होने के लिए सिर्फ 5 सर्वे करना है। अगर आप 5 सर्वे रोज करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप साल के 25-50 लाख रुपए, एमडीआरटी तो बहुत छोटी चीज़ है, साल के 25 से 50 लाख रुपए कमीशन कमा सकते हैं। तो सर्वे करना है, सब सिंपल तरीका मार्केट में सेलिंग करने का, सर्वे तरीका। जब कस्टमर टच में आएगा, सर्वे करेंगे, आप उनको गिफ्ट देंगे, रिलेशन बनेंगे। तो अब इसमें होगा क्या, आपने मान लीजिए एक कस्टमर के ऊपर 30-35 रुपये की फाइल दे दी, 10-15 रुपये का पहले गिफ्ट दे दिया, 40 से 50 रुपये खर्च कर दिए। तो इस सर्वे में क्या हुआ, आपने 5 सर्वे में लगभग 200 रुपये खर्च किए। तो क्या होगा, इस 200 रुपये में एक पार्टी आपसे बीमा करा लेगी। तो आपको सब जो 200 रुपये में एक बीमा मिल गया, जो कि आपको नहीं मिलता अगर आप सर्वे नहीं करते, केवल रेफरेंस के भरोसे रहते। अब तो अपने को जब मार्केट करने निकले तो अपने को सारे एंगल को ही आजमाना होता है। दूसरा एस्पेक्ट इसमें सर्विसिंग होती है। अधिक से अधिक पॉलिसी की सर्विसिंग करें। ये नहीं कहें कि ये इसका मैंने बीमा नहीं किया, इसका प्रीमियम मैं नहीं। अगर आपको रिन्यूअल भी कलेक्ट करने का मौका लगता है किसी अदर पार्टी का, तो वो भी कलेक्ट करके जमा करें। इससे क्या होता है, पार्टी जुड़ती है। आपको किसी भी ब्रांच की, कोई भी शाखा की कैसी भी सर्विसिंग हो, आप सब सर्विसिंग करें। मतलब जब क्या होता है, कस्टमर सर्विस का बाय प्रोडक्ट होता है LIC पॉलिसी। और कस्टमर सर्विस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उसका एजेंट जिसने उसने बीमा किया, या तो वो अब अस्तित्व में नहीं है, या उसको वो ध्यान नहीं देता, तभी तो उसने आपसे सर्विसिंग लेनी चाहिए। जब आप सर्विसिंग लेने जाओगे, जब सर्विसिंग करोगे तो ऑटोमेटिक बीमा होगा। मैंने तो ऐसा तक देखा है कि किसी एजेंट ने किसी का एड्रेस चेंज कराया तो 1-1.5 लाख रुपए की प्रीमियम आ गई, मोड चेंज कराया, पॉलिसी रिवाइव कराई, तो हर स्थिति में मतलब बड़ी बड़ी प्रीमियम आ गई। तो सर्विसिंग में भी यही होगा कि 5 लोगों को आप सर्विसिंग करोगे, एक बंदा आपसे बीमा करा लेगा। ये नहीं सोचना कि हम हर व्यक्ति जिसका भी सर्विसिंग कर रहे हैं वो बंदा हमसे बीमा करा ही ले। तो इसमें रेशियो का सिद्धांत चलता है। देखिए अगर मैं एक पेन भी सेल करना निकलता हूँ, मान लीजिए मैं ये पेन सेल करना चाहता हूँ और ये पेन भी सेल करने निकलना चाहता हूँ, तो 5 लोगों को जब अपन कहेंगे, 10 लोगों को कहेंगे तो एक व्यक्ति पेन लेगा। यही इंश्योरेंस, हर सेल्स में यही होता है। तो यही सेल्स में होता है कि जब आप 5 लोग 10 लोग को बोलते हैं तो एक व्यक्ति ले लेता है। तो औसत का सिद्धांत हर सेल्स में होता है, ऐसे इंश्योरेंस में भी होता है। तो इससे अपने को घबराना नहीं है, रिजेक्शन से नहीं घबराना है। एक्चुअली में होता क्या, LIC में अभिकर्ता रिजेक्शन से घबरा जाता है। तो अपने को जो, और रिजेक्शन होने पे क्या होता है, उसके ईगो पे चोट लगती है। ईगो पे चोट लगना मतलब अर्निंग हो। अब जब एक प्रोडक्ट सेल करने में लोग मना कर देते तब तो हमें ईगो पे चोट नहीं लगती, तो हमें इंश्योरेंस सेल करने में ईगो में चोट क्यों लगती है। ईगो मीन्स, अगर आप ईगो रखते हैं तो मतलब 2 चीज़ें होती हैं, E फॉर अर्निंग, G फॉर गो। ईगो रखने वाले की अर्निंग चली जाती है और वो इस मार्केट से बाहर हो जाता है। दूसरी बात, कई बार अभिकर्ता बोलते हैं कि मेरा सब लक नहीं काम कर रहा है, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन लक नहीं काम कर रहा है। तो एक्चुअली वो मेहनत को सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। मेहनत, लक का फुल फॉर्म होता है L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट, K फॉर नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप मेहनत करते हैं अपने विकास अधिकारी, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के गाइडेंस में, और सही तरीके से प्रयास करते हैं, नॉलेज लेते हैं, आपको ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, हर प्लान का अच्छे से स्टडी करते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सफल ना हो। जो देखिए आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो अभिकर्ता तरह तरह की ट्रेनिंग लेता है, नॉलेज गेन करता रहता है, प्लान्स का बढ़िया नॉलेज लेता है, मार्केटिंग का नॉलेज लेता है, मीटिंग्स को अटेंड करता है, वो अभिकर्ता हमेशा अधिक सफल रहता है। आप तो अपने को सफल होने का ये दूसरा तरीका है कि अपने को सर्विसिंग, और थर्ड मैंने जो बताया था T फॉर ट्रेनिंग। आपको विकास अधिकारी द्वारा दी जाने वाली, शाखा द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए हमेशा ओपन रहें। हम ये ना सोचें कि यार हम तो 15 साल पुराने अभिकर्ता हो गए, 20 साल पुराने अभिकर्ता होंगे, अब हमें क्या सिखाएंगे। आज मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मुझे 30 साल हो गए LIC में जॉब करते हुए। आज भी मैं ट्रेनिंग के लिए ओपन रहता हूँ। मैं ये भी नहीं सोचता कि 25 साल का बच्चा मेरे को क्या सिखाएगा, 25 साल का लड़का जो ट्रेनर्स बाहर से आते हैं वो सिखाते हैं, तो उस ट्रेनिंग में मेरे को आप हर ट्रेनिंग्स में पाओगे। तो आपने को ट्रेनिंग के लिए ओपन रहना। क्या होता है, बहुत सारी बातें रिपीट होती है ट्रेनिंग में अगर आप पुराने हो जाते हो, लेकिन कुछ 1-2 बातें ऐसी मिल जाती हैं जो अपनी सेल्स को
प्रमोट कर देती हैं। इसलिए ट्रेनिंग के लिए ओपन रहे, कहीं भी बाहर भी ट्रेनिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, या कहीं आपको बाहर जाके ट्रेन होना पड़ रहा है तो भी आप उसको ट्रेनिंग लें। मेरे साथ जैसे कुछ अभी करता है, जैसे विजय सिंह ठाकुर और भी अभी करता जुड़े हुए हैं, वो अपने ऊपर ट्रेनिंग के लिए साल में 20 से 25 हज़ार करते हैं, 50,000 रुपये खर्च करते हैं। दिलीप गुप्ता जी जो 4 करोड़ रुपये साल कमाते हैं, वो अपने ऊपर 2 लाख रुपये साल ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करते हैं। तो इसका मतलब अपने को ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करना चाहिए। ट्रेनिंग एक इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका स्किल डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगा तो मनी में कन्वर्ट होगा। तो अपने को एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग को लेना चाहिए। आपको इसके अलावा आपके लिए फ्री में भी अगर आप कुछ ट्रेनिंग का कुछ हल्का फुल्का पार्ट अटेंड करना चाहते हैं तो यूट्यूब में एक से एक ट्रेनर की ट्रेनिंग हल्की फुल्की दी हुई है। पूरी ट्रेनिंग के लिए तो आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे, तो अपने को ट्रेनिंग से पीछे नहीं हटना। और हम लोग के साथ गलती क्या होती है कि हम ट्रेनिंग में सोचते हैं क्यों इन्वेस्टमेंट करें, क्यों खर्चा करें, ये तो अगर हम ट्रेनिंग में पैसा बचाते हैं तो वो पैसा हमारा मनी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा अपने को जब अपन पार्टी के पास जाते हैं तो अपने को प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए, आज प्रश्न पूछने की एक महिमा मैं बता रहा हूँ। आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा विलेन हिंदुस्तान में सबसे टॉप का फेमस रहा और आज भी फेमस है, बहुत लंबे समय तक फेमस रहा, आज भी आप जानते हैं। आपको शोले के विलेन के बारे में मालूम है? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह क्या करता था? प्रश्न पूछता था, कितने आदमी हैं, कितना पैसा कितने आदमी हैं, क्या लेकर आए हो, सरकार ने कितना इनाम रखा है रे सांबा, होली कब है। तो इसी तरह अगर आपको अपने प्रोफेशन में सफल होना है, अच्छा अभिकर्ता बनना है, तो पार्टी से पूछें कि लड़की की शादी में कितना पैसा लगेगा, लड़की की शिक्षा में कितना पैसा लगेगा, लड़के के रिटायरमेंट में कितना पैसा लगेगा, आपके परिवार की मंथली आर्थिक सुरक्षा मासिक खर्चे की सुरक्षा के लिए आपको कितने इंश्योरेंस की आवश्यकता है, कितना पैसा चाहिए। तो जब आप पार्टी से प्रश्न पूछेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इंश्योरेंस जनरेट होगा। मैंने सर्वे फॉर्म जो डिज़ाइन किया है उसमें मैंने प्रश्न ही पूछा है, तो उससे ही बीमा इंश्योरेंस ऑटोमेटिक जनरेट होता है। बस फिर उसको आपको थोड़ा सा फोर्स करने की ज़रूरत होती है और बीमा हो जाता है। पार्टी को साथ में ये भी बताएं कि जीवन बीमा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पहले क्रिएट होता है, बाद में सेविंग करनी होती है, बाद में इन्वेस्ट करना होता है। यदि आप किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले आपको सेव करना पड़ेगा, बाद में क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे अगर आपको 10 लाख रुपए बचाना है तो पहले आपको 10 लाख रुपए बचाएंगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, तब आपका 10 लाख रुपए बचेगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी के लिए अगर मान लीजिए 25,000 रुपये प्रीमियम दे दिया, 50,000 रुपये प्रीमियम दे दिए, तो आज ही आपके 10 लाख रुपये क्रिएट हो गए। तो इंश्योरेंस ये इन्वेस्टमेंट है कि पहले क्रिएट होगा, बाद में आपको धीरे धीरे सेव करना है, और एक कंपलसरी सेविंग है। पार्टी को कहें कि लगभग आपका जब आप इंश्योरेंस समझा रहे हो तो उनको बोलिए इंश्योरेंस सेविंग। कई पार्टियां बोलती है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, एनएससी में करना है, बैंक में करना है। तो पार्टी को कहें जैसे इन्वेस्टमेंट जो सेविंग्स होती हैं वो जैसे अपन खाना खाते तो केवल दाल नहीं खाते, तो अपने को दाल चावल रोटी सब्जी सभी खाना होता है। इसी तरह आप म्यूचुअल फंड में भी करें, एफडी में भी करें, गोल्ड में भी करें, प्रॉपर्टी में भी करें, एलआईसी में भी करें। लेकिन अगर कोई पार्टी पूछे कि हमें कितना % इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो ये होता है कि अपनी टोटल सेविंग का लगभग 60% पैसा अपने को कंपलसरी और गारंटेड रिटर्न वाले प्लान में करना चाहिए। तो अपने को 60% पैसा अपनी टोटल सेविंग का एलआईसी में करना चाहिए। और पार्टी को आप जब सजेस्ट करें तो केवल 50 से 60% ही सेविंग की सलाह इंश्योरेंस प्रोडक्ट में करने के लिए कहें। कुछ मैं आपको बड़ी पॉलिसी विक्रय करने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप किसी अच्छी पार्टी में जाते हैं, जैसे आपको लगता है कि 50,000 1 लाख रुपए की अपन 50,000 रुपये की प्रीमियम लगा सकते हैं, तो उसको अपने को क्या करना चाहिए, उसका एक तरफ एसेट्स लिख देना चाहिए और एक तरफ लायबिलिटी लिख देना चाहिए। एसेट्स में जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लें कि एक अपन मिडिल क्लास जिसकी इनकम महीने की 60-70 हज़ार रुपये 75 हज़ार रुपये है, तो जैसे आप उसके एसेट्स लिख लीजिए। मान लीजिए उसके पास एक तरफ एसेट्स लिख लीजिए, एक तरफ लायबिलिटी लिख लीजिए, 2 कॉलम बनाना है। एसेट्स में जैसे उसके पास हाउस है 50 लाख का, एफडी है 10 लाख की, शेयर है 5 लाख का, लैंड है 20 लाख की, फंड्स बिजनेस फंड है 40 लाख की, कार है 5 लाख की, गोल्ड है 10 लाख का। टोटल मान लो 1,40,00,000 रुपए की एसेट्स है। अब उसकी आप लायबिलिटी में आइए कि भाई उसके परिवार की मासिक खर्चे हैं 50 लाख की, 50,000 मंथली के अगर उसके मासिक खर्चे हैं, अगर अपन तो उसको 50,000 रुपये के मासिक खर्चे को बीट करने के लिए उसको कितना पैसा होना चाहिए जिससे उसके 50,000 रुपये। तो इसके लिए जैसे अगर अपन
इसके लिए अगर अपन 7% का भी इंटरेस्ट काउंट करें तो लगभग 70 लाख रुपए की उसकी लायबिलिटी है मासिक खर्चे के लिए। इसी तरह पुत्र की शिक्षा के लिए अगर वो बोले कि भाई पुत्र की शिक्षा में मान लो वो बोल रहा है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए की लायबिलिटी पुत्र की शिक्षा की है। ऐसे डॉटर की मैरिज के लिए अगर उसको 30 लाख रुपए की चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो तो आपको पार्टी से पूछ के लिखना पड़ेगा। डॉटर की मैरिज के लिए उसको 30 लाख रुपए चाहिए तो 30 लाख रुपए की लायबिलिटी है। डॉटर की मैरिज एजुकेशन के लिए अगर उसको 15 लाख रुपये चाहिए तो 15 लाख की लायबिलिटी है। बिजनेस लोन अगर उसने ले रखा है 40-50 लाख रुपए का तो 50 लाख रुपये बिजनेस लोन की लायबिलिटी है। रिटायरमेंट में पेंशन अगर वो चाहता है कि उसे 50,000 रुपये रिटायरमेंट में अगले 20 साल बाद पेंशन मिले तो उसके लिए 70 लाख की लायबिलिटी है। उसकी हाउस लोन है, हाउस लोन भी है तो 15 लाख रुपये चाहिए तो 15 लाख की लायबिलिटी है। बिजनेस लोन अगर उसने ले रखा है 40-50 लाख रुपए का तो 50 लाख रुपये बिजनेस लोन की लायबिलिटी है। रिटायरमेंट में पेंशन अगर वो चाहता है कि उसे 50,000 रुपये रिटायरमेंट में अगले 20 साल बाद पेंशन मिले तो उसके लिए 70 लाख की लायबिलिटी है। उसकी हाउस लोन है, हाउस लोन भी है तो उसकी हाउस लोन की लायबिलिटी है। तो जैसे अगर अपन जोड़ते हैं तो मैंने जैसे लायबिलिटी जोड़ी है तो 2,90,00,000 रुपए की उसकी लायबिलिटी बताएं, और उससे वो ये सब चीज़ें एक मैं आपको सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपकी एसेट से 1,40,00,000 तो आपको 1.5 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। अगर कल को कुछ आपको मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप 1.5 करोड़ रुपए का आपका इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर घटाने के बाद आपके पास लायबिलिटी 1.5 करोड़ रुपए की है। तो इस 1.5 करोड़ रुपए को आप अगर इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपकी फैमिली कल किसी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो अगर अपन इन सब चीज़ों को पालन करते हुए बीमे का कार्य करते हैं तो ये कोई कारण नहीं है कि अपन एक अच्छा बीमा विक्रय ना कर लें और सफल ना हो। साथियों, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, उत्साह प्रयास का जनक है और इसके बिना कोई भी महान कार्य कभी नहीं हुआ है। अगर आप में जोश है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जोश ही हमारी प्रगति की बुनियाद है। यह है तो उपलब्धि है, यह नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ बहाने हैं। थैंक यू, आपकी शुभकामनाओं के साथ। दोस्तों नमस्कार। यदि आपको हमारे बीमा गुरु चैनल में दिखाई गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी है कुछ अनुभव और विचार जो आप साझा करने चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हम जल्द ही आ रहे हैं आपके अपने शहर जीरो से हीरो की कहानी लेकर, जिसमें हमारे साथ होंगे MDRT, COT और TOT, साथ में डेवलपमेंट अफसर, जो आपको देंगे कुछ टिप्स जिससे आप बन सकते हैं सफल अभिकर्ता। तो तैयार रहिए, जल्द ही हम आ रहे हैं आपके पास। धन्यवाद।